आप सभी को यथोचित अभिवादन। व्यापारिक संगठन विषय के अंतर्गत बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर यानी कि व्यापारिक पर्यावरण चैप्टर और उसके अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण की। देखिए, प्रारंभिक कक्षाओं से लेकर के आज तक आप बहुत बार पर्यावरण प्रदूषण पढ़ चुके हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि जो पर्यावरण है वो दरअसल है क्या। पर्यावरण का तात्पर्य यह होता है कि पर्यावरण हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं जो हमें घेरे रहती हैं वह सब पर्यावरण है। अगर आप इसे तकनीकी शब्दों में समझना चाहें तो इस तरह से आप समझेंगे कि मानव तथा अन्य जीव एक विशाल परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र जिसे इकोसिस्टम बोलते हैं उसी में रहते हैं। परितंत्र पारितंत्र के अनेक घटक यानी कंपोनेंट्स होते हैं। ये सारे घटक परस्पर क्रिया प्रक्रिया करके संतुलन की स्थिति में बने रहते हैं और जीवन जो जीव होते हैं ना उनका जीवन चक्र चलता रहता है। किसी भी घटक में कम या अधिक अगर हो जाए तो हम उस स्थिति को असंतुलन बोलते हैं और असंतुलन से जीवन चक्र चलने में कठिनाई होती है। जब कभी भी जीवन चक्र चलने में कठिनाई होती है क्योंकि असंतुलन हो गया विभिन्न घटकों के निश्चित अनुपात का, तो उसी स्थिति को पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। अगर हम इसे फिर से दोहराएं कुछ शब्दों में तो हम कुछ यूँ कहेंगे कि किसी पारितंत्र के किसी घटक को कम या अधिक कर देना, और या यूँ कहें कि किसी अनावश्यक पदार्थ या पदार्थों का उसमें प्रवेश पर्यावरण का प्रदूषण कहलाएगा। यहाँ महत्वपूर्ण सिर्फ इतना नहीं कि केवल भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या अन्य प्रकार के परिवर्तन हो। जो भी परिवर्तन जो जीवों के जीवन क्रम में अवांछनीय परिवर्तन कहते हों वह सब प्रदूषण का ही भाग होता है। तो इसमें विभिन्न रचनाकारों ने अपनी बातें कहीं। ओडम कहते हैं कि प्रदूषण हमारी हवा, भूमि, जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक लक्षणों में अवांछनीय परिवर्तन है जो मानव जीवन तथा अन्य जीवों, हमारी भौतिक प्रक्रिया, जीवन दशाओं तथा सांस्कृतिक विरासतों को हानिकर रूप से प्रभावित करता है। यह प्रभावित करेगा जो कच्चे पदार्थ के स्रोतों को नष्ट कर सकता है या करेगा। वह क्या है? पर्यावरण प्रदूषण। तो इसका अर्थ मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इस पे बहुत ज़्यादा हमें चर्चा करने की ज़रूरत नहीं। अगर हम इसको एक उपयुक्त परिभाषा देना चाहें तो हम कुछ यूँ बोलेंगे कि पर्यावरणीय प्रदूषण वायु, जल एवं स्थल की भौतिक, रासायनिक या जैविक विशेषताओं में अवांछनीय परिवर्तन है जो मनुष्य और अन्य जंतुओं, पौधों, भवनों, जीवधारियों के लिए आवश्यक पदार्थों और मानव उपयोगी विभिन्न वस्तुओं को किसी भी रूप में हानि पहुंचाते हैं। वर्तमान समय में विकसित एवं विकासशील दोनों प्रकार के देश पर्यावरण प्रदूषण से ग्रस्त हैं यानी कि प्रभावित हैं। मानव जाति पर पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव क्या पड़ते हैं? अगर हम बात करें मानव जाति पे प्रदूषण के प्रभाव की तो हमें ये समझ में आएगा कि पर्यावरण संरक्षण की हमें कितनी आवश्यकता है। देखिए, पर्यावरण के सभी संसाधन तत्व जितने स्वच्छ और निर्मल होंगे हमारा शरीर और मन भी उतना ही स्वच्छ और स्वस्थ रहेगा। इसलिए स्वस्थ और संतुलित जीवन के लिए आवश्यक क्या है? पहली शर्त क्या है? पर्यावरण संरक्षण। गुरु चरक जो कि औषध विज्ञान के बड़े ज्ञाता कहलाते हैं, उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए शुद्ध वायु, जल और मिट्टी आवश्यक तत्व है। वायु, जल और मिट्टी के बीच एक संतुलन का नियम प्रकृति ने बनाया। जब तक सभी तत्वों का स्वरूप एक निश्चित अनुपात में रहता है पर्यावरण संतुलित रहता है। इसकी जैसे ही अनदेखी होती है इस संतुलन के नियम की मनुष्यों के द्वारा, वैसे ही हमारा प्रदूषण हमें प्रदूषित होता, हमारा पर्यावरण प्रदूषित होते हमें दिखता है। आदिकाल से ही पर्यावरण का प्रयोग मानव करता है। आदिम अवस्था में पर्यावरण के साथ पूर्ण तादात्म्य था। पर्यावरण जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ थीं। उस समय जैसे जैसे मानव में पशुचारण, कृषि, परिवहन और उद्योगों का विकास हुआ, जनसंख्या बढ़ी, नगरीकरण का विकास हुआ, मानवीय आवश्यकताएं तीव्रता से बढ़ी, संतुष्टि के लिए पर्यावरण का अधिकाधिक शोषण शुरू हुआ और फलस्वरूप क्या हुआ? जीवन का स्रोत, पोषक जो पर्यावरण है उसमें अवकर्षण यानी कि डिग्रेडेशन शुरू हुआ। महात्मा गांधी ने कहा कि पृथ्वी हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है किंतु हमारे लालच को नहीं।
प्रकृति में मानव ने अनावश्यक हस्तक्षेप भी शुरू कर दिए हैं। कैसे? मनुष्य ने खेती करने और मकान बनाने के लिए जंगलों को काटा, भोजन और कपड़ों की पूर्ति के लिए जानवरों को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। इससे जीव जंतुओं का जो एक प्राकृतिक संतुलन था वह बिगड़ा और कुछ खास जीव जंतु विलुप्त होते चले गए। इससे जीव संतुलन का जो एक सिद्धांत है वो प्रभावित हुआ है। चील का ख़त्म होना, गिद्धों का विलुप्त प्राय हो जाना, तमाम और गौरैया बहुत कम दिखती है शहरों में, ये सारी चीज़ें जो है ना वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक असंतुलन की ओर हमें ले जाती हैं। अधिकाधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मनुष्य एक काम और करता दिखता है, और वो क्या है? नदियों का रुख मोड़ना। उसके लिए वो क्या करता है? डैम बनाता है बड़े बड़े। कोयले और पेट्रोलियम के भंडार जब धरती से निकाले जाएंगे तो क्या होगा? उसके लिए वह एक्सप्लॉयटेशन उनका करेगा। इतने वर्षों में इतने अधिक कारखाने लग गए हैं जिनसे पर्यावरण का रूप ही बिगड़ गया। कारखानों में प्रयुक्त होने वाले रसायन अवशिष्ट के साथ बहकर नदियों में आते हैं और जलाशयों में पहुंचकर जल को प्रदूषित करते हैं। इधर कोविड-19 महामारी के चलते लॉकडाउन हुआ और पूरी दुनिया में जो नदियां, जो सरकारों के द्वारा अरबों खरबों खर्च करने पर भी पवित्र साफ सुथरी नहीं हो पा रही थीं, वो इस लॉकडाउन ने कर दिया। कैसे? क्योंकि कारखाने बंद थे, उनसे निकलने वाले अवशिष्ट जो जल को दूषित करते थे, जलाशयों को नष्ट कर रहे थे, वो वहाँ नहीं पहुँचे और नदियाँ स्वतः साफ हो गई। प्रकृति जो है ना वो स्वयं संतुलन स्थापित करती है। शायद ये कुछ वैसा ही हो। परिणाम क्या होता है? परिणाम उसमें यही है जो आप अभी देख पा रहे हैं कि हमारे ऊपर हमारी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर होती चली जाती है प्रदूषण के चलते कि हमको ढेर सारे रोग लगने शुरू होते हैं। ठीक है ना? पर्यावरण की दशा अगर बिगड़ती जाए तो पानी इतना प्रदूषित हो जाएगा कि पीने से अनेक रोग लगेंगे। धरती पर कूड़े कचरे के ढेर होंगे, पौधे नष्ट हो जाएंगे, जंगली जानवर का अस्तित्व ना के बराबर होगा। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन चक्रों में ऐसी बाधा पड़ेगी कि मनुष्य जो है ना वह उस दिशा में आगे बढ़ जाएगा, ऐसे युग की जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी, उसका सामना उसे करना पड़ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सांस लेने के लिए शुद्ध हवा मिलती रहे, पीने के लिए जल उपलब्ध होता रहे, भोजन आपको बगैर किसी प्रदूषण के मिलता रहे, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि समस्त वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति आप इनके विरोध में न करें, इनके साथ साथ चलें। जून 1988 में 48 देशों कि टोरंटो सम्मेलन में क्या हुआ जानते हो? 300 वैज्ञानिकों ने एक चेतावनी दी थी कि पर्यावरण प्रदूषण के मौसम में बदलाव, अत्यधिक गर्मी, सूखा, जल की कमी, बर्फीली चोटियों का पिघलना, समंदर के जल स्तर का ऊंचा उठना जिससे समुद्र तट के पास के शहरों को बाढ़ में आना, इस तरह के खतरे उत्पन्न होने वाले हैं। और ये जो खतरे होंगे इसका फसलों पर इतना बुरा प्रभाव होगा कि या तो अनाज होगा नहीं, और होगा तो वो ऐसा होगा कि जो रोग से लड़ने के नहीं बल्कि रोगी करने के लिए हमें भोजन दे रहा होगा। ज़रूरत किस बात की है कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाए, कंजर्वेशन किया जाए। यही पूरे विश्व की महती आवश्यकता है। आज विश्व के सभी राष्ट्र इस विषय पर एकमत हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग एवं संरक्षण हो, क्योंकि मानव जीवन का अस्तित्व, प्रगति और कल्याण संसाधनों पर ही निर्भर है। देखिए, अभी हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि पर्यावरण का उद्योग धंधों और व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं उद्योग धंधों या औद्योगिकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है। देखिए, अभी आपने जिक्र सुना कि जो फैक्ट्रियाँ चलती हैं उनके अवशिष्ट पदार्थ नदियों तक पहुँचते हैं, तो उसी सिलसिले से समझिएगा कि पर्यावरणीय प्रदूषण दरअसल क्या है? जलवायु, भूमि के भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों में होने वाला कोई भी अवांछनीय परिवर्तन है। मानव जीवन, वनस्पतियाँ, अन्य प्राकृतिक संसाधनों को इससे हानि पहुँचती है। जीवनदायिनी शक्तियाँ नष्ट होने लगती हैं, जैविकी क्रियाओं में विकृति आती है। प्रदूषण मूल कारण क्या है? प्रदूषण का मानव और प्रदूषण मानव की क्रियाकलापों का असहनीय प्रभाव भी है। मानव की क्रियाकलापों में क्या क्या शामिल है? मानव की क्रियाकलापों में
उद्योग धंधे भी शामिल हैं। ये पूरी जो विकास की प्रक्रिया है ये आप पहले से परिचित हैं। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति का श्री गणेश माना जाता है। उसके बाद तो समूचे विश्व में जैसे होड़ लग गई औद्योगिक विकास की। इंग्लैंड में पहले, उसके बाद में यूरोप के देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान आदि उद्योगों की संस्थापना में इस तरह से लग गए कि आज गिने चुने राष्ट्रीय औद्योगिकरण की होड़ से अछूते हैं। प्रारंभ में कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं बड़ा अच्छा लगता होगा, लेकिन अब तो ये चिमनियाँ जैसे जहर उगल रही हों। औद्योगिक अपशिष्टों से जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण फैलता चला गया। कार्यरत कर्मचारी और मजदूरों को अनेक घातक बीमारियां लगने लगीं। औद्योगिक विकास चक्र में ये पूरी प्रकृति पिसती सी दिखती है। मानव शुद्ध वायु और स्वच्छ जल के लिए तरस रहा है। स्वस्थ रह सके ये एक बड़ा संकट है उसके ऊपर। मनुष्य अगर चाहता है कि वह चाहे विकसित या विकासशील किसी भी देश से जुड़ा हुआ हो, अगर वह चाहता है कि यह संकट उसके ऊपर ना आए, तो उसे ये समझना होगा कि ये समस्त पारिस्थितिकी संकट का प्रमुख कारण कहाँ से निकल के आ रहा है? औद्योगिकरण से। एक बढ़िया सेंटेंस है फ्रेडरिक एंजल्स का, वो कुछ कहते हैं और जो ऐसा है जो सुनने जैसा है। फ्रेडरिक एंजल्स कहते हैं कि हमें प्रकृति पर मानवीय विजय के विषय में बहुत अधिक प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति प्रत्येक विजय का भारी बदला लेती है। प्रत्येक विजय यह तो सही है कि पहली बार में वो वही परिणाम देती है जिसकी हम आशा करते हैं, किंतु दूसरी ओर तीसरी बार में ऐसे भिन्न और अप्रत्याशित प्रभाव उत्पन्न कर देती है जो पहली बार के परिणामों को समाप्त कर देती है। पहाड़ों पे जा कर के होटल बनाना, घर विकसित कर लेना, बस्तियां बना लेना मनुष्य की प्रथम द्वितीय विजय की तरह, जीत की तरह है। लेकिन जब कभी बादल फटते हैं और बने बनाए कॉलोनियाँ पहाड़ों के बीच की ढह जाती हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारी अब तक की सारी खोज व्यर्थ चली गई। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आई होगी भूमिका के तौर पे। अब हम इसके आगे वह बातें जानने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जो बातें हम पहले से जानते हैं, जिनसे हम पहले से ही परिचित हैं। और वो बातें कौन सी हैं? औद्योगिकरण का जल पर क्या प्रभाव होता है? हम सबको पता है कि मानव का शरीर में कुल रक्त का 30% जलीय भाग है। ये वह पोषक तत्व है जो अन्य पोषक तत्वों को गति देता है। नदियाँ, झीलें, तालाब, कुएं पेयजल के स्रोत हैं, सभी प्रदूषण की चपेट में हैं। जल प्रदूषण में उद्योगों की भूमिका बहुत ज़्यादा है। पर्याप्त मात्रा में जल का उपयोग होता है, अंत में वाहित मल सीवेज के रूप में बाहर निकलता है घरों से। उद्योग से निकला हुआ वाहित मल नदियों से प्रवाहित कर दिया जाता है, झीलों और तालाबों में डाल दिया जाता है, समंदर में प्रवाहित कर दिया जाता है। लुगदी व कागज़ उद्योग, चमड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, औषध निर्माण उद्योग, शराब उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, खाद्य संसाधन उद्योग और ऐसे ही तमाम उर्वरक और रासायनिक मिश्रित जल, उर्वरक उद्योग वगैरह रसायन मिश्रित जल अवशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकालते हैं और विभिन्न जल स्रोतों में डालते हैं। अनेक ऐसे उद्योग हैं जैसे विद्युत घर है, गर्म जल को नदियों और जलाशयों में प्रवाहित कर देते हैं, पानी का तापमान बढ़ जाता है, अनेक जलीय जीव, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही जल का तापमान 30 डिग्री से अधिक होता है तो जलीय जीव मरने लगते हैं। भारत में कोलकाता, मुंबई, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, हरिद्वार जैसे स्थापित उद्योगों में कई नदियों के जल को इतना प्रदूषित किया है कि प्रदूषित जल से न केवल मानव रोगों में वृद्धि हो गई है, वरन मछलियाँ और अन्य जलीय जंतु धीरे धीरे मरने लगे हैं। समंदरों पर प्रभाव की स्थिति क्या है अगर आप थोड़ा सा जानना चाहें? वैसे आपको आइडिया है कि समंदर भी बड़ा प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन कुछ आंकड़े ज़रा आप निगाह डाल लीजिए। समुद्र तट के जो इलाके हैं वहाँ पे कारखाने हैं, उनके कचरे, तेल टैंकरों के उलटने, तटीय इलाकों में तेल खोज ऑपरेशन, तेल खनन, समंदर में परमाणु विस्फोट, इन सब कारणों से जल तेज़ी से प्रदूषित हुआ है। अगर मुंबई की बात करें तो प्रतिदिन 9 करोड़ गैलन दूषित वाहित मल समंदर में छोड़ दिया जाता है। इस दूषित जल में पारे और शीशे के कार्बनिक यौगिक भी होते हैं जो सूक्ष्म पौधों के माध्यम से मछलियों के शरीर में पहुंचते हैं। मछलियां खाने से मनुष्य की आँखें और मस्तिष्क पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तेल प्रदूषण द्वारा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है वह प्रभावित होती है। समंदर में तेल गिरने से वह दूर दूर तक पानी में फैलता है। जलीय जीव उन पे बुरी तरह से प्रभावित होते हैं।
फरवरी 1951 में खाड़ी युद्ध के दौरान इराक द्वारा भारी मात्रा में जो खनिज तेल समंदर में बहा दिया गया, उसके कारण केवल समुद्री जल प्रदूषित नहीं हुआ, भारी मात्रा में मछलियां और अन्य जलीय जीव भी अकाल मृत्यु के शिकार हो गए। वायु पर अगर प्रभाव की बात करें उद्योग के, तो आप सभी लोग जानते हैं कि वायु में धुआं, धूल, परागकण, अनेक गैसें, दूसरे पदार्थों के कण भी औद्योगिकरण के माध्यम से पहुंचते हैं। कोयला, पेट्रोल, गैस आदि के चलने से वायु में सल्फर की मात्रा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड ये मिलते चली गई हैं। कारखाने, मोटर गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ, जलयान से निकलता धुआं आज हमारी वायु को इतना प्रदूषित कर रहा है कि हमें खुजली, खांसी, जुकाम, दिल की बीमारियाँ और कैंसर तक भी कई तरह के हो रहे हैं। पौधे पीले पड़ जा रहे हैं, उनकी वृद्धि रुक जा रही है, वे मर जा रहे हैं। भवनों का जो पेंट है वो फीका पड़ जा रहा है, पदार्थों व कपड़ों का रंग उड़ता जा रहा है। आप सोचिए, विभिन्न उद्योग हैं, इनके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं अगर आप जानें। उर्वरक उद्योग से क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अमोनिया, अमोनियम सल्फेट, गंधक, जिप्सम, फ्लोराइड, यूरिया के सूक्ष्म कण ये निकलते हैं। इस्पात के उद्योग, सीमेंट के उद्योग, इन्हें ध्यान से देखें, ये कौन कौन से पदार्थ छोड़ते हैं और उससे हमारे यहाँ क्या क्या नुकसान होते हैं। मृदा पर उद्योगों का क्या क्या प्रभाव पड़ता होगा। आप समझ सकते हैं कि मृदा, औद्योगिक जल, नगरीय अपशिष्ट, मेडिकल अस्पतालों के अवशिष्ट मिट्टी में फेंके जाते हैं। मिट्टी उससे क्या होती है, प्रदूषित होती है। खनन प्रक्रिया के दौरान जो मलबा निकलता है आसपास की मिट्टी पर डाल दिया जाता है और वह ऐसे हो जाते हैं कि वहाँ पर जो मलबा दूर दूर तक पहुँचता है बरसात के कारण, उससे खेतों की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है। सिंचाई के साधनों के अत्यधिक उपयोग से भूमि में क्षारीयता और जलक्रांतता जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। क्षारीयता का मतलब होता है कि वो क्षार यानी कि वहाँ पे तैलीय पदार्थ दिखने शुरू हो जाते हैं। अत्यधिक अकार्बनिक उर्वरकों और जैवनाशकों के अवशेष मृदा एवं भूमिगत जल संसाधनों को संक्रमित करते हैं। देखिए, कार्बनिक जो उर्वरक हैं जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, अकार्बनिक जो उर्वरक हैं या जो जैवनाशक के, हमारे कीटनाशक जो दवाएं होती हैं, उनके जो अवशेष बच जाते हैं, उससे क्या होता है, उससे हमारा जो मिट्टी है और जो भूमिगत जल संसाधन है वह भी उन्हें प्रभावित करते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जो परमाणु परीक्षण होते हैं कभी कभी समंदर में और कभी कभी ज़मीन के नीचे होते हैं, उससे निकलने वाले जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं वह भी मृदा को उसमें प्रविष्ट होकर के प्रदूषित करते हैं। ध्वनि प्रदूषण हम सभी लोग जानते हैं, मनुष्य के कान 80 डेसिबल से ज़्यादा की तीव्रता को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहाँ कहाँ से ध्वनि प्रदूषण होता है, उद्योगों में लगी भारी मशीनें, उनसे असहनीय आवाज़ आती है। मानव को सबसे अधिक शोर परिवहन से होता है, टीवी, रेडियो, डीजे वगैरह, आतिशबाजी वगैरह भी। मनुष्य जो है ना, धीरे धीरे उसका प्रभाव क्या है अगर आप देखें, कार्य क्षमता को घटाता है। इस तरह का शोर जीवन में शोरगुल, सामाजिक तनाव, लड़ाई झगड़े, मानसिक अस्थिरता, कुंठा का कारण शोर माना जाता है। शोर मनुष्य को समय से पहले बूढ़ा कर देता है। तेज कोलाहल में धमनियाँ सिकुड़ जाती हैं, आँखों की पुतलियाँ चौड़ी हो जाती हैं, हृदय की धड़कन बढ़ती है। कुछ विस्फोटों की आवाज़ से तो कान के पर्दे तक फट जाते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट काच कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य अपने स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में शोर से संघर्ष कर रहा होगा। जलवायु लगातार प्रदूषित हो रही है। ग्रीन हाउस गैसें, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह, इनकी सांद्रता में वृद्धि होने से जो भूमंडलीय तापन है, ग्लोबल वार्मिंग, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आप देखिए, अत्यधिक गर्मी, पानी की कमी, सूखा, अम्ल तेजाबी वर्षा और बर्फीली चोटियों का पिघलना, समुद्र के जलों में जल स्तर में वृद्धि होना, ये सब जलवायु के बढ़ते असंतुलन का सूचक हैं, सूचना देते हैं। वन संपदा, आप जानते हैं कि एक समय था जब पृथ्वी पर 70% भूभाग पर वन थे। आज केवल पृथ्वी का 16% भूभाग वन क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय जो वन है वहाँ 40% वनों जो वन क्षेत्र है वो नष्ट हो चुका। स्कूल, नगरें, सड़कें, नहरें, पशुओं के चारागाह, इनके कारण वनों का विनाश होता चला जा रहा है। अगर वनों का विनाश नहीं रोका गया तो पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति घटती चली जाएगी, मरुस्थल बढ़ता चला जाएगा।
जैव विविधता, आप समझते हैं जैव विविधता क्या है? एक जीवन चक्र है। हर छोटा जानवर किसी न किसी दूसरे जीव पर निर्भर है। जैसे आपने सुना होगा ना कि चूहे को सांप खा जाता है, सांप को चील उठा ले जाती है। इस तरह के तमाम आपने कहानियाँ सुन रखी हैं। तो ये एक जो जीवन चक्र है वो यहाँ से इस तरह से निकल के आता है। इसे आप जैव विविधता से जोड़ सकते हैं। देखिए, जैव विविधता में तमाम खतरे उत्पन्न हुए। जैव विविधता में सारी चीज़ें शामिल है। वनस्पतियाँ, जीव, जलीय जीव, थल स्थल वायुमंडल के सारे जीव और मनुष्य स्वयं, और तमाम प्राकृतिक चीज़ें, जलवायु वगैरह। मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि और वनों का इस तरह से शोषण किया है कि जो जीव जंतु हैं उनके प्राकृतिक आवास जो है वो नष्ट हुए। मानव द्वारा जीवों का आखेट बढ़ता जा रहा है। खाल, सींग, दांत, हड्डियां, हमारी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मांग के कारण ये जीव लुप्त प्राय होते जा रहे हैं। प्रयोगशालाओं में जीव जंतुओं पर इस तरह से प्रयोग हो रहा है कि उनकी संख्या घट रही है। औद्योगिकरण और विकास प्रक्रिया के कारण प्रदूषण ने मानव जाति के साथ भी अन्य जो जैव समुदाय हैं उनको भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। खनिज संसाधनों का जिस तरह से हम उपयोग कर रहे हैं औद्योगिकरण से, एक दिन ऐसा आएगा कि वह प्राकृतिक संसाधन पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। और जो सीमेंट उद्योग में हम विभिन्न खनिजों को मिला करके उन्हें बनाते हैं, वह बनाने की स्थिति में शायद ही हम हों। औद्योगिकरण के कारण मानव पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। रासायनिक गैसें, जहरीले तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड का संक्रेतन बढ़ता है, जिससे मानव स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित है। जो रोग मनुष्य को हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं? कपड़ा मिलों में काम करने वाले लोगों को बाइसिनोसिस नामक रोग हो जाता है। रुई और ऊन के रेशों से ये फेफड़ों में जाकर के उन्हें ख़राब कर देता है। जो लोग कोयला के खानों में रहते हैं उन्हें सिलिकोसिस नामक रोग होता है। कोयले के कण अगर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो फेफड़ों में गांठें पड़ जाती हैं। जहाँ पे मैग्नीज़ की खाने हैं वहाँ पर व्यक्तियों को गठिया की बीमारी। धातु निकलने वाले कारखाने जहाँ होते हैं वहाँ कैडमियम धातु सांस लेने की तमाम दिक्कतें पैदा करती है। कभी कभी कैडमियम के विषैले प्रभावों से लोग मर तक जाते हैं। लोहा, टिन, माइका, निकल के कण जो हैं, सूक्ष्म कण, रसायनों की वाष्प वगैरह जो होती है, दमे का रोग का कारण बनता है। जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं और उनसे होने वाले संभावित रोग कौन कौन से हैं, यह विषय भी हम जल्दी से देख लेते हैं। वैसे ये विषय आपको पता है, जल प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं, यहाँ दिया गया है। ये सारे जल प्रदूषण के स्रोत हैं। घुलनशील, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फाइड वगैरह, इनसे किस तरह के रोग होते हैं और कौन कौन से उद्योग इन्हें प्रभावित करते हैं, ज़रा इन्हें आप यहाँ से देखें और समझें। पर्यावरणीय प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार हैं? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी। ये प्रदूषण के प्रकार आपने प्रारंभ से पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं इनकी चर्चा इस वीडियो में नहीं करूंगा। आप इन्हें पढ़ेंगे और अगर आपको ये लगता है कि इसमें कोई तथ्य आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताएंगे, ज़रूरत होगी आप कहेंगे तो बिल्कुल इनको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें मुझे कोई कहीं दिक्कत नहीं आएगी, मैं सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको ये सब समझ में आएंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, विभिन्न चीज़ें देखिए इसमें बताई गई हैं कि कब कब क्या क्या हुआ। पर्यावरण संरक्षण द्वारा के लिए सरकार द्वारा जो जो कदम उठाए गए वो कदम कौन कौन से थे? जैसे पर्यावरण और वन मंत्रालय बनाया गया, ठीक है ना। इसके द्वारा विभिन्न योजनाएं समय समय पे ये बनाते हैं और कार्यान्वित करते हैं। विभिन्न एक्ट पारित किए गए, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो वन्य जीव सुरक्षा का उद्देश्य था, जो संकट में थे जीव जंतु उनकी सुरक्षा हो सके इसलिए। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 आया, ठीक है। 1977 में जल उपचार अधिनियम पारित किया गया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू हुआ। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 लागू हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू भी किया गया। शहरों में वायु प्रदूषण हो सके, वायु प्रदूषण कंट्रोल हो सके, नियंत्रित हो सके, इसके लिए नया मोटर वाहन प्रदूषण नियम अधिनियम 1989 लाया गया, जो कि इस समय अभी सन 2019 में परिवर्तित कर दिया गया, आपको पता होगा। संविधानों में संशोधन बीच बीच में किए जाते रहे। 48 आ जोड़ा गया नीति निर्देशक तत्वों में, जिसमें कहा गया कि हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण को बनाए रखे, उसे सुधारे और देश में के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करे। मूल कर्तव्यों में इसे 42वें संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया और 10 मूल कर्तव्यों में इसे शामिल कर लिया गया।
ठीक। प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण और दोहन न हो, इसके लिए प्राकृतिक वनस्पति संसाधनों का सर्वेक्षण किया गया और उनकी पहचान की गई। 13 फरवरी 1900 स्थापित में एक भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण तंत्र स्थापित किया गया था। पर्वतीय जो क्षेत्र हैं उनके विकास के कार्यक्रम तमाम वहाँ शुरू किए गए। ठीक है। अल्मोड़ा जिले में अगस्त 1988 में गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान की स्थापना हुई। रेगिस्तान के जो क्षेत्र हैं, रेगिस्तान के क्षेत्र में वहाँ पर रेगिस्तान और न बढ़ें, इसके लिए क्या हुआ, 20 वर्षों से सघन राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई 20 वर्षों के लिए। और भूमि ह्रास को रोकना, सूखा प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी करना, सूखे से निपटने के लिए आपातकाल योजना बनाना ताकि और रेगिस्तान न बढ़ें। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की भी स्थापना की गई। तो ये कुछ कदम थे सरकार के द्वारा। और भी कुछ कदम हैं, जैसे राष्ट्रीय वनारोपण और पारिस्थितिकी विकास मंडल की स्थापना हुई। वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि हो सके, इसके लिए कुछ योजनाएं बनाई गई। ठीक है। गंगा कार्य योजना बनाई गई, क्योंकि गंगा सबसे बड़ी नदी है और प्रदूषित भी, तो उसके लिए विभिन्न बीच बीच में प्राधिकरण बने। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना वगैरह वगैरह। ठीक है। पर्यावरण संबंधी शिक्षा, आज आप देखिए कोई भी आप कोर्स करें उसमें आपको पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित एक टॉपिक, एक पेपर पढ़ना ही होता है। पर्यावरण संबंधी कई फेलोशिप पर्यावरण जागरूकता के लिए चलाई गई। आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार, मरुभूमि पर्यावरण फेलोशिप वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थीं जो आपने अभी पढ़ी हैं। पर्यावरण एवं वन संबंधी कुछ पर्व भी मनाए जाते हैं देश में, ताकि पर्यावरण की जागरूकता बनी रहे। विश्व वानिकी दिवस हम 21 मार्च को मनाते हैं। वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह 16 से 22 अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस अभी हम मनाने वाले हैं, 5 जून को मनाएंगे। वन महोत्सव सप्ताह 1 से 7 जुलाई तक चलता है। और वन्य जंतु संरक्षण सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर तक चलता है। तो ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ें। आप सभी लोगों ने ये वीडियो इतना धैर्य के साथ देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।